नमस्कार मित्रों, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मित्र, अब युग बदलने की आगाज़ हो चुकी है, तो याद रखिएगा एक तीर से 3 निशाना हमारा लगाने का मतलब होगा मित्र डीएलएड तो फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे, मित्र साथ में यूपी टेट और सुपर टेट भी फोड़ेंगे। जो बच्चे अभी तक पिछले क्लास सारे के सारे नहीं देख रहे हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इस वीडियो को देखने के बाद या फिर इस वीडियो को देखने के पहले भी वो देख कर आएँगे, इस वीडियो को देखेंगे। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, एक भी क्लास आपको छोड़ना नहीं है मित्र। आप यूपी टेट के सारे लेक्चर देख लीजिएगा बाद में, वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे सीडीपी हो, सब प्लेलिस्ट में पड़ा है। लेकिन मित्र, यह सेशन आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने इसमें मैराथन रखा हुआ है। प्रकाश का चैप्टर मैराथन कंप्लीट किया और सारे जो चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं मित्र पीडीएफ से इस वजह से कंप्लीट किया जा रहा है कि इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाए, जिससे कि आप टेलीग्राम पर जुड़कर पीडीएफ ले लेंगे। आप लोग सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम करेंट हेवन या फिर रात में जो 9 बजे डाउट क्लास होता है मित्र, उसके नीचे पिन होता है आपके जो टेलीग्राम के लिंक होते हैं वहां से ज्वाइन हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं मित्र, हमने बहुत कुछ देख लिया था। आज हम देखना स्टार्ट करेंगे मित्र यहाँ से धारिता कैपेसिटी यानी बैटरी जिसे बोलते हैं मित्र, आप लोग सुनते होंगे बैटरी, बहुत बार सुना होगा। अब देखिएगा आप लोग लास्ट तक बने रहिए प्लीज, रिक्वेस्ट है कि सभी लोग एक बार शेयर करके आ जाएंगे फटाफट प्लीज मित्र, क्योंकि आप ही एक सहारा हो ना। कहते हैं ना जब अंधा होता है तो अंधा का जो सहारा होता है लाठी, तो मित्र बस आप हमारे सहारे हो। आपके कहे गए अनुसार हम सारे क्लास लेके आते हैं, हर एक सेमेस्टर के यूपी टेट के सुपर टेट के सारे क्लास लेके आते हैं। लेकिन आप एक बात मेरी सुन लिया करिए, बस सिर्फ एक बात, बस शेयर करके आ जाइए। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। मित्र धारिता यानी कैपेसिटी से कहते हैं किसी चालक की धारिता उस चालक में विभव को एकांक एकांक से बढ़ने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा के बराबर होता है। यानी कि जो क्यों होता है मित्र, अगर हम आवेश बढ़ाएंगे तो वोल्टेज ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जिस प्रकार से हमने ऊपर देखा था ओम के नियम में आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी के था, यानी कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो भैया करंट ज्यादा है, हमने बताया था भैया एग्जांपल लेकर। अगर पंखा हमको तेज चलाना है तो रेगुलेटर बढ़ाते हैं, रेगुलेटर का मतलब भैया क्या, हमने वोल्टेज बढ़ाया, जैसे ही वोल्टेज बढ़ाया तैसे करंट बढ़ा, करंट बढ़ने के कारण पंखवा ससुरा बहुत तेज चलने लगा। यानी कि बहुत तेज जब वो चलने लगा मित्र, तो इसमें हमने क्या देखा कि भैया करंट बढ़ाने से वोल्टेज भी बढ़ता है और वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी बढ़ता है। सेम प्रक्रिया यहाँ पे भी क्यों, यानी आवेश होता है, आवेश बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आवेश बढ़ेगा। यानी कि आप कहेंगे सर तब तो वोल्टेज जब यानी कि वोल्टेज जब इसके समानुपाते है, क्योंकि अब वोल्टेज के समानुपाते है आई, तो इसको यह भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं मित्र, यानी कि यह तीनों बराबर होते हैं। अब देखिएगा जैसे कि हमने आई इक्वल टू वी अपन में आर, यानी कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के था, सॉरी वी के था, तो हमने यह हटाया था प्रोपोर्शनल का साइन, तो आर आ गया था। सेम उसी प्रकार से मित्र जैसे ही आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आ जाएगा क्यू इक्वल टू सी इंटू वी। याद रखेंगे मित्र, ये जो सी है ना, इसी को कहते हैं कैपेसिटर, यानी कि धारिता कहते हैं, याद रखेंगे। अब धारिता को कैसे बनाते हैं, बैटरी आपने सुना होगा ना, सब कुछ देखेंगे क्रम से। देखिए इसे कहते हैं धारिता, एक मिनट, ये ऐसे बनता है, ये सीधा, ये धारिता का साइन है मित्र, ये धारिता का साइन है, ये धारिता का साइन है। जैसे कि जो प्रतिरोध का साइन होता था इस प्रकार से होता था मित्र, और जो रिलक्टेंस का साइन कुंडली इसे बोलते हैं, ये इस प्रकार से कुंडली नुमा होता है। तो आगे पढ़ेंगे उसको, लेकिन यहाँ पर धारिता, हमने ओम नियम में प्रतिरोध पढ़ लिया है, अब धारिता की बारी आती है। धारिता देखेंगे बेहतरीन तरीके से, सी इक्वल टू क्यू अपन भी, सिर्फ आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आएंगे डायरेक्टली आपके एग्जाम में। चलिए आगे चल लेते हैं, सी जहां पे नियतांक है। अब मात्रक देखते हैं मित्र, जो कैपेसिटर होता है मित्र इसका मात्रक क्या होगा, हमने बताया भैया सी इक्वल टू क्यू बट्टे के वी, यानी इसका मात्रक गुलाम बट्टे के बोल्ट, गुलाम बट्टे बोल्ट यानी कि गुलाम इंटू वी के पावर -1, ऊपर जाएगा तो -1 होगा, यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मित्र। ठीक है, इसका पहला पार्ट आप जरूर देख लेंगे मित्र, दूसरा पार्ट है, 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे क्योंकि 39 मतलब पेज है, इस वजह से हम 10 पेज कल खत्म किया था, आज एक पेज लगभग मतलब 10-12 पेज खत्म करेंगे, इसके बाद लास्ट में उसको हम महामैराथन के रूप में तीनों पेज आपको दे देंगे एक साथ, तो आप तीनों लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। एसआई मात्रक गुलाम प्रति वोल्ट, यह एक अदिश राशि है भैया, हमने बता दिया अदिश राशि क्या है। इसका व्यवहारिक मात्रक होता है माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड होता है, एक माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6 फैरेड होता है मित्र, आप याद रखेंगे। मित्र अगर आपसे पूछा जाए कि भैया एक हेक्सामीटर बराबर कितना मीटर होता है, या फिर एक हेक्सा फैरेड बराबर कितना फैरेड होता है, तो बताएंगे भैया 10⁻18 फैरेड होता है ना, हेक्सामीटर। फिर इसके बाद पेटा मीटर, एक पेटा बराबर होता है 10⁻15 मीटर होता है, यानी कि एक पेटा फैरेड बराबर 10⁻15 फैरेड होता है। ये सारी बातें हमने बोर्ड पे भी करवा दिया है, आप देख रहे होंगे सारी चीजें क्रम से, तो आपको याद हो गया होगा। तो चलिए याद रखिएगा, एक माइक्रो फैरेड बराबर 10⁻⁻6 फैरेड, जो कि डायरेक्ट पूछा जाता है मित्र। गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ाने से धारिता बढ़ती है तथा त्रिज्या घटाने से धारिता घटती है मित्र, याद रखेंगे। यह प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं एग्जाम में। गोलाकार चालक जो होते हैं उसकी त्रिज्या अगर घटाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी,
अवधारिता का मतलब कैपेसिटर मित्र, कैपेसिटर का मतलब हो गया जैसे कि हम बात करते हैं करंट को स्टोर करते हैं ना, तो एक तरह से ये स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज है। कैपेसिटर का मतलब स्टोर करना, कैपेसिटी कितनी है उसकी, उस बैटरी की, वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, बस ये है इसका मतलब हुआ। जैसे कि आपने पढ़ा होगा मित्र प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब क्या? प्रतिरोध का मतलब मित्र कि प्रतिरोध जो है कि करंट को रोकता है जाने से, फ्लो होने से रोकता है। जितना ज़्यादा प्रतिरोध उतना कम करंट फ्लो होता है। सेम यहाँ पे भी जितना ज़्यादा कैपेसिटी उतना ज़्यादा स्टोर करेगा करंट को। इस बात को याद रखना मित्र, डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कैपेसिटी के मतलब कि कैपेसिटर, कैपेसिटर मतलब कि उसकी कैपेसिटी क्षमता कितनी है बैटरी में करंट स्टोर करने की। देखिए, गणना करने पर पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैरेड यानी 711 गुणे 10 के पावर माइनस 6 फैरेड। जहां पे माइक्रोफैरेड आए वहां पे 10 के पावर माइनस 6 अपने से लगा लेंगे भैया, आता है यह चीज। जबकि वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता अनंत होती है, यह चीज याद रखना है। वास्तविकता अगर देखें पृथ्वी की, तो पृथ्वी की वास्तविकता जो है मित्र, उसकी जो कैपेसिटी पावर है बहुत ज्यादा होती है। इस चीज को याद रखना। धारिता का मान मापने के लिए शेयरिंग सेतु, अभी आप देखेंगे जिसको बोला जाता है शेयरिंग सेतु, एसबी के नाम से जानते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो पूछा जाता है भाई, जैसे करंट को मापते हैं तो जो वोल्टेज को मापना हुआ तो वोल्ट मीटर, करंट को मापना हुआ तो अमीटर, उसी तरह से धारिता को मापना हुआ तो शेयरिंग ब्रिज। मित्र याद रखेंगे, शेयरिंग ब्रिज यूज करते हैं कैपेसिटर को मापने के लिए। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं संधारित्र यानी कि कैपेसिटर। मित्र आपने पढ़ा अभी क्या, कैपेसिटी, अब पढ़ेंगे कैपेसिटर। याद रखेंगे मित्र। अब यहां से कैपेसिटी आपको अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, देखते चलिएगा आप। मित्र अगर बात करें, यह एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा व्यवस्था है जिसके द्वारा आवेश की उपयुक्त मात्रा को एकत्रित किया जा सकता है। यानी कि वही तो हमने बताया। इसका मतलब यह हुआ कि आप बैटरी को कितना स्टोर करें, बैटरी में कितना करंट स्टोर कर रहे हैं, वही इसका मतलब हुआ। संधारित्र एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य करता है। बिल्कुल भाई, संधारित्र जो होता है यानी कि जो कैपेसिटर होता है, वो एसी को डीसी में भी, डीसी को एसी में भी बदलने का कार्य करता है। ऐसे तो अगर देखेंगे जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर जो होता है, पहले तो बैटरी में जो बैटरी हम चार्ज करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, इन्वर्टर लगा होता है, तो एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट करके लाता है, स्टोर कर देता है। अब क्या हुआ, अब हमको घर की वायरिंग पता है, हमारी घर की वायरिंग जो होती है एसी में होता है। जब एसी में होता है तो मतलब एसी होता है, घर के जो करंट होते हैं एसी में होते हैं। बल्ब जलना देखते हैं, कभी अगर करंट मार दे आपको, तो आप कैसे लप 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 करने लगते हैं, मतलब कि छोड़ता है मारता है, छोड़ता है मारता है। अगर पकड़ लेगा एक बार ना ससुरा, तो जान ही निकाल देगा। इस तरह से आपने सुना होगा कभी कि जो हमारे यहाँ बैटरी है या फिर जो हमारा इन्वर्टर है, एक बार पकड़ लिया तो आदमी की जान ही ले लिया, है ना। बहुत सुनते होंगे कि बहुत ही जिद्दोजहद के बाद वो छोड़ा, उसको बहुत लतियाना पड़ा, बहुत मारना पड़ा, इस वजह से वो छोड़ा जाकर। यानी कि समझ रहे हैं, जो बैटरी में करंट होता है मित्रों, वो डायरेक्ट करंट होता है। डायरेक्ट करंट हमारा कम पावरफुल होता है, लेकिन उसकी सबसे खतरनाक चीज ये होती है ना कि वह एक बार आदमी को पकड़ लेगा तो छोड़ता नहीं है, जान ही निकाल लेता है। तो याद रखेंगे, जो करंट हम स्टोर करते हैं बैटरी के रूप में, बैटरी में, वह डीसी होता है। लेकिन जो एसी होता है मित्र, जो हम लोग को एसी फैन ये सब चलाने में यूज करते हैं घर में, तो एसी होता है। इस वजह से घर में जो बैटरी रखी हुई होती है, उसमें हम बैटरी चार्ज करते हैं जो, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं पहले। क्योंकि घर में जो लाइट आती है एसी में आती है, तो उसे पहले डीसी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जब लाइट चली गई तो उसी डीसीया को हम क्या करते हैं, निकाल के एसिया में बदल देते हैं, मतलब एसी में कन्वर्ट कर देते हैं। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट, और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। इस चीज को याद रखना मित्र। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर की बात करें। जो ट्रांसफार्मर होता है ना मित्र, ट्रांसफार्मर आपने सुना होगा, ट्रांसफार्मर ना ही एसी को डीसी में, ना ही डीसी को एसी में बदलता है। इस बात को याद रखना बच्चों, क्योंकि जो हमारा एसी को डीसी में बदलने वाला होता है वो दूसरी चीज होती है, आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ट्रांसफार्मर का वर्क होता है मित्र, वो उच्चाई अपचयी का होता है। जहां पे हमको अधिक करंट चाहिए होता है वहां पे अधिक करंट देता है, और जहां पे हमको कम करंट चाहिए होता है वहां पे कम करंट कर देता है। उच्चाई अपचयी करने का काम करता है, ये चीज याद रखना है। यह देखिए नीचे, यह डीसी को रोकता है, जो कैपेसिटर होता है डायरेक्ट करंट को रोकता है, एसी को प्रवाहित करवाता है। ये चीज याद रखना मित्र, डायरेक्ट करंट को ये रोकता है संधारित्र, और एसी को प्रभावित करवाता है। यह बात याद रखना, यह मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। करता तो है कार्य दोनों के लिए, लेकिन डीसी को रोकता है एसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मित्र, यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड कैपेसिटर है। यह फिक्स्ड कैपेसिटर है मित्र, यहाँ पर फिक्स्ड कैपेसिटर मतलब फिक्स्ड इसमें स्टोरेज होंगे। लेकिन यह पोलराइज्ड कैपेसिटर है मित्र, इसे क्या बोलते हैं, इसे वेरिएबल कैपेसिटर, मतलब कि एक तरह से वेरी कर रहा है, करंट वेरी करते हुए जा रहा है, इस तरह से याद रखना। एक तरह से पोलराइज्ड है मित्र, और ये हमारा क्या है, फिक्स्ड है। यह बात याद रखेंगे। यह साइन बता रहा है, साइन कभी दे दिया पहचानने को तो आप बता सकते हैं। इस वजह से हमने सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए हमारा पूरा का पूरा पूरा सर्किट है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मित्र। यह समांतर संधारित है, समांतर प्लेट संधारित है। देख रहे हैं सारे के सारे जितने कैपेसिटर सब एक दूसरे के समांतर में लगे हुए हैं। हमने बताया संधारित समांतर में क्या होता है, समांतर इस प्रकार से होता है।
देखिए, समांतर में जैसे हमने प्रतिरोध में जो समांतर में पढ़ा था मित्र, उसमें जो प्रतिरोध आया था 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, लेकिन इसमें उल्टा होगा उसका। जो उसमें आया था समांतर में, जो उसमें श्रेणी क्रम में आया था, वह इसमें जो आएगा, इसमें आएगा मित्र समांतर में। जैसे बात करें C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यह फ़ॉर्मूला आएगा समांतर क्रम वाला कैपेसिटर में। और कैपेसिटर में मित्र श्रेणी क्रम वाला कौन-सा आ जाएगा फिर? तो श्रेणी क्रम वाला कहेंगे सर 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मित्र बस इतना याद रखना है आपको, क्योंकि इस पेपर में डेरिवेशन नहीं पूछता है, चाहे सुपर टेट ले ले, चाहे यूपी टेट ले, चाहे डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर ले ले मित्र, कभी उसमें शायद ही पूछ ले, क्या नगण्य के बराबर पूछेगा, इसका याद रखना है आपको। बस जितनी चीजें हमको आवश्यकता है वो चीज लेंगे, वैसे पीडीएफ में सब कुछ अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है मित्र, इसमें समान धातु के समान क्षेत्रफल के दो प्लेट एक दूसरे से डी दूरी पर रखे हुए होते हैं, फिर उनको जोड़ा जाता है। और समांतर प्लेट में जो संधारित्र रखे हुए होते हैं मित्र, उसमें जो वोल्टेज होता है, दोनों में वोल्टेज समान होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे आप। अगला देखिए, यहाँ से आ गया धारिता। धारिता में मित्र यहाँ पे जो एप्सिलॉन जीरो है ना, एप्सिलॉन जीरो वही एप्सिलॉन जीरो है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो बराबर, जिसकी वैल्यू होती थी 9 गुणे 10 के पावर 9, है ना, परावैद्युतांक जिसे बोलते थे एप्सिलॉन जीरो, वही है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू निकालनी हुई तो एप्सिलॉन जीरो बराबर 4 पाई गुणे गुणे 9 गुणे 10 के पावर 9। अब इस पूरा को आप, ये पूरा का पूरा किसका है, एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू है मित्र, याद रखेंगे। यहाँ देखिए ए है क्षेत्रफल, डी है हमारा एक तरह से डिस्टेंस है, दो कैपेसिटर के बीच में डिस्टेंस को डी यहाँ पे दिखाया गया है। तो सी इक्वल टू क्या मिला, एप्सिलॉन जीरो इंटू ए अपन में डी, ये भी इसका फार्मूला है, याद रखें। अब एक कैपेसिटर विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में ऊर्जा संचित रखता है, यानी कि वही तो बोला गया है आपको, स्टोर करता है एनर्जी को। संधारित्र की धारिता निम्न तथ्यों पर निर्भर करता है। अब देखते हैं किसके किस पे निर्भर करता है। अभी हमने देखा फार्मूला क्या था, ए इंटू एप्सिलॉन जीरो बटे के डी, तो यानी कि दूरी पर डिपेंड करेगा, क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा, और एप्सिलॉन जीरो पे भी डिपेंड करेगा मित्र। संधारित्र की सतह के क्षेत्रफल पर, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर, यानी कि कौन सा माध्यम है, हवा का माध्यम है, पानी का माध्यम है, कौन सा माध्यम है, इस पर। अब परावैद्युतांक क्या होता है, यानी एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। परावैद्युतांक क्या होता है, जब दोनों प्लेटों के बीच कोई कुचालक पदार्थ रखा हो तब संधारित्र की धारिता, और जब दोनों प्लेटों के बीच हवा या निर्वात हो तब उस संधारित्र की धारिता का अनुपात उस पदार्थ का परावैद्युतांक स्थिरांक कहलाता है। बस इतना याद रखना है, यानी कि सी पदार्थ बटे सी का हवा, मतलब दो पदार्थ हुआ, मतलब एक ही पदार्थ है, अलग अलग मतलब कि चीजों में रखा गया है, अलग अलग। अब मान लीजिए कि कोई चीज हवा में रखा गया, कोई एक पदार्थ में रखा गया, उन दोनों का अनुपात ही कहलाता है मित्र क्या, संधारित्र, मतलब कि परावैद्युतांक कहलाता है, परावैद्युतांक स्थिरांक कहलाता है, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा मित्र, आपके लिए बहुत बेहतरीन मित्र ये पूरा का पूरा वीडियो बनाया गया है, तो आप इसको बहुत भरपूर तरीके से इसका यूज करेंगे। ठीक है, आपको दे दिया गया है प्लेटफॉर्म, आ जाएंगे टेलीग्राम पे, तो आपको सारा का सारा मिल चुका है पहले से, और जो बचा कुचा है उसको भी दे देंगे, आप घबराइए मत। इस तरह से विद्युत कंप्लीट किए हम। अब ये विद्युत कंप्लीट होने के बाद हम बायोलॉजी पे जुट जाएंगे, कुछ चीजें बोर्ड पे पढ़ाएंगे, कुछ चीजें ऐसे पढ़ाएंगे, आप लोग पढ़ते रहिए। किसी वस्तु, अब देखिए यहाँ पर यह चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यह चीजें हमको पढ़ना है तो पीडीएफ से हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, पंखा के लिए यह बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन अब यहाँ से देखिएगा, संधारित्र का समूहन, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, जो हमारा प्रतिरोध था वह दो प्रकार से जोड़ा जाता था, एक प्रकार से श्रेणी क्रम में, एक प्रकार समांतर क्रम में, तो यह संधारित्र भी दो प्रकार से जोड़ा जाएगा। लेकिन हमने पढ़ा था, एक बार रिवाइज कराते हैं, प्रतिरोध में पढ़ा था भैया, जो श्रेणी क्रम था वह कितना था, आर बराबर में R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह आया करता था। लेकिन श्रेणी क्रम में मित्र अगर बात करें संधारित्र में कैसे संयोजन होगा, तो बता देंगे 1/C, उल्टा उसका 1/C1 प्लस 1/C2, इस प्रकार से आएगा। यह होगा हमारा श्रेणी क्रम का संधारित्र, यह होगा हमारा श्रेणी क्रम का प्रतिरोध मित्र। लेकिन अगर बात करेंगे मित्र समांतर क्रम में प्रतिरोध की, समांतर क्रम प्रतिरोध हमने बताया था 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, भैया आया था कि नहीं आया था मित्र, बताना आप। अब लेकिन अगर श्रेणी क्रम, अगर समांतर क्रम में संधारित्र की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, भाई बस इस तरह से बता देंगे मित्र, दोनों का एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो उल्टा होगा, सब कुछ वही चीज है, लेकिन फार्मूला थोड़ा सा चेंज है, उसका श्रेणी क्रम इसका समांतर क्रम होगा, उसका समांतर क्रम इसका श्रेणी क्रम होगा, बस सब कुछ सेम है। आप नीचे फार्मूला देख सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला, डेरिवेशन नहीं आता, डेरिवेशन कभी नहीं आता है, इसको संयोजन जैसे हम लोग करते थे प्रतिरोध में, वैसे सेम इसमें भी हम लोग करेंगे संयोजन, और कुछ ज्यादा संयोजन नहीं करना है हमको। चलिए देखिए, देखिए कि नहीं, ये भैया कौन सा है, श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम में देख रहे हैं क्या आया है, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। लेकिन अगर श्रेणी क्रम में बात करेंगे प्रतिरोध का, तो फिर से एक बार डिस्कस करते हैं, R1 R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 मित्र, इसको भूलना नहीं भाई,
याद रखेंगे दोनों में कंपेयर। अब अगर समांतर क्रम की बात करेंगे संधारित्र में, तो समांतर क्रम संधारित्र देख रहे हैं मित्र, समांतर क्रम संधारित्र में याद रखेंगे वोल्टेज सब में समान होता है, सारे प्लेट में। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वोल्टेज के साथ यहाँ पर करंट समान होता है, वोल्टेज अलग-अलग होता है ना? यहाँ पर करंट समान होता है। याद रखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में अगर बात करें संधारित्रों में करंट समान होता है लेकिन वोल्टेज अलग-अलग होता है। इसी तरह यहाँ पर आ जाएँगे समांतर क्रम वाले में, तो समांतर क्रम में देखेंगे वोल्टेज सब में समान होता है। Q1 में यानी कि C1, C2, C3 में वोल्टेज समान है लेकिन करंट अलग-अलग है। भाई यहाँ से करंट जब एंट्री करेगा मित्र ना, यहाँ से जब एंट्री करेगा तो इसमें I1 आएगा, इसमें I2 आएगा और इसमें I3 आएगा बच्चे। आगे चलिए। आगे चलते हैं। अब देख लीजिए ये हमारा है समांतर क्रम संयोजन किसका? संधारित्र का। अब ये मत देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहीं पर हम आपका कंपेयर थोड़ा करा देते हैं प्रतिरोध से, प्रतिरोध का जो समांतर क्रम संयोजन था 1 में R इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2 इस तरह था मित्र, आप देख सकते हैं। इस तरह के समूहन धारा का मान अलग-अलग होता है। इसमें धारा का मान अलग-अलग होगा सारे प्लेट में, जबकि वोल्टेज का मान समान रहता है। यही बात तो हमने बताया, हमने कुछ एक्स्ट्रा बोला क्या इससे अलावा? अब आ जाते हैं विद्युत धारा के प्रकार मित्र। विद्युत धारा 2 प्रकार के होते हैं, हमने बताया मित्र। घर में जो सारी करंट होती है वो एसी होता है, डायरेक्ट करंट वोल्टेज मतलब एक तरह से बैटरी में होता है। तो याद रखेंगे डायरेक्ट करंट से ही हम लोग वेल्डिंग वगैरह का काम करते हैं। अगर वेल्डिंग में एसी करंट ले लेंगे ना मित्रों, तो उसमें क्या होगा पता है? एक बार छोड़ेगा, एक बार पकड़ेगा, एक बार छोड़ेगा, एक बार पकड़ेगा, जिससे क्या होगा सही वेल्डिंग्स नहीं होंगे, जो हमें चाहिए वो वेल्डिंग्स अच्छे से नहीं हो पाएँगे। अब देखिए विद्युत धारा के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं मित्र, हमने बताया भैया दिष्ट धारा। दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट को हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा। अब ये देखिए सीधे चलता है, देख रहे हैं कांस्टेंट है बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट है, सीधा का सीधा बिल्कुल कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है। ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान नियत रहे मित्र, नियत रहे। देख रहे हैं ना एक समय के अनुसार ये समय है और ये करंट है, तो समय के अनुसार देख रहे हैं नियत है। तो इसे क्या कहते हैं? दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट कहते हैं मित्रों। यह धारा सेल में जैसे हुआ, बैटरी में हमने बताया ना बैटरी में दिष्ट धारा स्टोर होता है, बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया आदि से प्राप्त की जाती है। अब इसका उपयोग देख लीजिए फटाफट आप लोग, डिष्ट धारा यानी डीसी का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब समझ रहे हैं मित्रों? जैसे कि आपके घर में जब बर्तन नए-नए आते हैं, देखते हैं चमचमाते रहते हैं। जैसे लोहा हो गया, आयरन के कोई बक्से हो गए बहुत पुराना, आयरन के दरवाजे, खिड़कियाँ हो गई, तो उसको पहले हम लोग पेंटिंग करते हैं या फिर कोई एक तरह से मेटल चढ़ा देते हैं उसके ऊपर जिससे कि उसमें मुर्चा कम लगे, उसकी लाइफ टाइम बढ़ जाए। उसकी लाइफ जो है बढ़ जाए। इसी प्रकार से उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे कि नया-नया बर्तन आया चमचमाता हुआ, फिर 1 साल बीता, 2 साल बीता, ससुरा एकदम एकदम उसका चमक ही गायब हो गया। तो इसको कहे भैया उसका चमक जो पहले था ना वो धूमिल हो गया। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, याद रखेंगे मित्र। आर्क वेल्डिंग हमने बताया भैया, वेल्डिंग जो होता है, जो गैस वाला वेल्डिंग होता है मित्र ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट करंट यूज़ करते हैं। अन्यथा क्या होगा करेगा, अगर एसी करंट यूज़ करेंगे तो एक बार छोड़ेगा, एक बार पकड़ेगा, एक बार छोड़ेगा, एक बार पकड़े वेल्डिंग अच्छे से होगा ही नहीं। बीच में बबल बन जाएँगे, जब बबल बन जाएँगे तो क्या होगा वो फटाफट टूट जाएगा फिर से उसी जगह से। तो इससे अच्छा है कि भैया हम डायरेक्ट पहले से डायरेक्ट करंट से कर लें। अब बैटरी चार्जिंग मित्र, जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं ना, तो मोबाइल चार्ज जैसे ही उस चार्जेबल लगाए, तो चार्जेबल में देखते हैं पोर्टेबल चार्जर 1-2 होता है। तो पोर्टेबल मतलब उसका वायर निकाल सकते हैं आप। निकाल कर कभी अगर आपको जो पावर जो होते हैं ना, जो हम लोग दूर जाते हैं तो लेके जाते हैं उसमें स्टोरेज वाला लेकर, तो उसमें क्या होता है जो पोर्टेबल होता है मित्र, वो पोर्टेबल ही क्या करता है एसी को ना डीसी में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद हमारे बैटरी को चार्ज करता है मोबाइल के। इस तरह से याद रखना मित्र। एक तरह से इन्वर्टर का काम करता है, वो कन्वर्टेबल होता है। उसे इसी वजह से पोर्टेबल कहते हैं। पोर्टेबल उसका वर्क थोड़े होता है। पोर्टेबल जो चार्जर होता है वह काम करता है असली। वो क्या काम करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमारे मोबाइल को चार्ज करता है। नहीं तो अगर एसी वाले से चार्ज करते हैं मोबाइल ना, तो मोबाइल कभी बहुत धीमी-धीमी चार्ज होती है और शायद ही चार्ज हो पाती। इस तरह से याद रखना। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी इसका प्रचलन इत्यादि में होता है। अब चलते हैं एसी करंट में। देखिए एसी करंट इस प्रकार से कुछ होता है, आप देख सकते हैं मित्र। ऐसी धारा जिसमें धारा और दिशा का मान एक नियत दर से परिवर्तित होता है। धारा का मान भी और दिशा का मान भी। तो इसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। ये धारा अल्टरनेटिव से प्राप्त की जाती है जिसे एसी जनित्र कहते हैं मित्र, याद रखना है। मित्र कहाँ पे यूज़ होता है हमने बताया घरेलू उपयोग होते हैं जैसे डोमेस्टिक अप्लायंसेस पंखा हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, इन सब में उसका यूज़ करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में से इंडस्ट्रियल फील्ड में मशीन वगैरह चलाने में यूज़ होता है। प्रकाश, उष्मा, ठंडक, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने वाले उपकरणों में भी होता है जैसे कि आप एसी चला रहे हो, फैन चला रहे हो, कूलर चला रहे हो, हीटर चला रहे हो, इन सब में इसी का उपयोग होता है। मित्र याद रखना है, डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं यहाँ से। पूछ लिया एसी में कौन सी धारा यूज़ होती है, एसी की डीसी? ब पढ़े हो तो भैया बता ले जाओगे, नहीं तो मुँह लटका के बैठे रहोगे। तो पढ़े रहेंगे तभी ना बताएँगे भाई। बस अब यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस देखते हैं, एसी और डीसी में। ये सारी चीज़ें आपको हम दे देंगे, जैसे एसी है, एसी क्या बैटरी चार्ज कर सकते हैं आप, डीसी से क्या कर सकते हैं, डीसी से भी बैटरी चार्ज कर सकते हैं, विद्युत लेपन होता है, बैटरी चार्जिंग की जा सकती है इससे भी। और लेकिन जो सॉरी एसी से बैटरी नहीं चार्ज कर सकते, सॉरी हमने बोल दिया चार्ज कर सकते हैं ना, तो एसी से बैटरी नहीं चार्ज की जा सकती, वही तो हमने बोला, अभी तो बताया था ऊपर, लेकिन माफ़ करिएगा,
थोड़ी-सी गलती हो गई। यहाँ पे एसी से बैटरी नहीं चार्ज की जाती है, लेकिन डीसी से डायरेक्ट करंट वहाँ पे पोर्टेबल जो आपका चार्जर होता है, वही खुद एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने बोला कि वायरिंग होता है, एसी मतलब कि घर में एसी करंट आता है, अब चार्जर से चार्ज करेंगे तो हमारा एसी से ना चार्ज होगा। नहीं भाई, जो चार्जरवा आप लगाते हैं ना मित्र, वो खुद एसी वाला एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, तब जाके आपका मोबाइल चार्ज होता है। इस तरह से याद रखेंगे। कभी आपने चार्जर खुद से बनाया है? चार्जर खुद से बनाएँगे ना तो शायद उसको जैसे कि अब एक आता है मित्र आपका जो पानी गर्म करने वाला गीज़र आता है, छड़ छड़ वाला, वो हम नहीं बात कर रहे हैं, जो गीज़र बड़ा-सा इलेक्ट्रॉनिक लगा होता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं घर में। हम उसकी बात कर रहे हैं जो छड़ वाला, रॉड वाला होता है। हम लोग रूम पे लेके रहते थे। रूम पे जब ठंड वगैरह का मौसम आता था तो 50-60 रुपए का मिलता था, उसको ले लेते थे, एक ठंड में बिता देते थे। तो इस तरह क्या होता था वह हम लोग बनाते भी थे। एक बार हम लोग बनाने की कोशिश किए थे मित्र, क्योंकि मैकेनिकल से हम लोग इंजीनियरिंग भी किए हुए हैं। तो हम लोग एक बार स्टार्ट किए बनाना, तो जैसे ही बनाना स्टार्ट किया मित्र ना, वो फाल्ट मतलब एक तरह से ब्लास्ट हो गया। तुरंत बाल्टी की पानी पूरा उड़ गया, है ना? बहुत तेज़ी से बोला। इसमें क्या हुआ था, बस यही दिक्कत हुआ था, उसमें डायरेक्ट करंट हमने कर रखा था, जिससे कि पूरा का पूरा बाल्टी ही एक तरह से लगा कि बम ब्लास्ट हुआ है, उड़ गया बाल्टी का पानी, किसी को चोट नहीं लगा, भगवान की दया से आज हम सुरक्षित हैं। आपके सामने पढ़ा रहे हैं। भैया आपको पढ़ाना था, तो आना था मुझे किसी न किसी हाल में। तो यहाँ पे देखिए डीसी, डीसी याद रखेंगे मित्र, डीसी से हमेशा बैटरी चार्जिंग होती है और एसी से नहीं होती है। एसी दूर तक भेजना सुविधाजनक है, क्योंकि यह घूमते-घूमते ऐसे-ऐसे जाता है। इस वजह से ये दूर तक जा सकता है, जिसमें बिना ऊर्जा कम हुए, बिना कम होते ये दूर तक जा सकता है। लेकिन इसमें ये दूर तक नहीं जा सकता मित्र, क्योंकि इसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाते हैं और इसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता रहता है। याद रखेंगे मित्र एसी का, और डीसी का ऐसा नहीं होता है। एसी का जो मित्र हमारे भारत में जो हर्ट्ज़ है, पावर है, आवृत्ति है, वो 50 हर्ट्ज़ की आवृत्ति है हमारे भारत में, तथा इसमें परिवर्तन की छूट जो होती है प्लस 3 और -3 की छूट होती है। मतलब कि 53 भी हो सकता है और माइनस मतलब कि 47 भी हो सकता है, इस तरह से। डीसी की आवृत्ति जो होती है 0 हर्ट्ज़ होती है मित्र, इसकी कोई आवृत्ति नहीं होती, इस वजह से ये सीधे चलता है। ये एक पूरा चक्कर में एसी का औसत मान 0 होता है, मात्र 0 होता है। इसका क्या होता है मित्र, ये औसत मान मूल मान के बराबर होता है। इतना नहीं ध्यान देना है, बस आपको जो मूलभूत इसके कंपेयर हैं, उसको ध्यान देना है। बस ये चीज़ें हम दे देंगे आपको, आप देख सकते हैं, है ना? एसी को बैटरी में संचालित नहीं किया जा सकता, मतलब स्टोर नहीं किया जा सकता, लेकिन डीसी को हम बैटरी में संचयित कर सकते हैं। भैया स्टोर कर सकते हैं डीसी को ना, तभी तो हम उसको बाद में लाइट जाने के बाद भैया एसी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, तभी तो फैन वगैरह चलता है। एसी के एसी के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, लेकिन डीसी के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग कभी नहीं किया जा सकता है मित्र, ये चीज़ याद रखना है। ये चीज़ याद रखना है, और एक बात और याद रखना, हमने ऊपर बताया एसी को डीसी में कन्वर्टर के रूप में ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं होता है। ट्रांसफार्मर का सिर्फ़ काम यह होता है कि लाइट बहुत धीमी आ रही है तो उसको तेज़ कर दे, लाइट बहुत तेज़ आ रहा है तो उसको धीमा कर दे। एक तरह से कंट्रोल करे लाइट को, यह होता है मित्र, ठीक है? अब देखिए एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है। रेक्टिफायर हिंदी में कहते हैं डिस्टकारी का, लेकिन डीसी को एसी में बदलने के लिए भाई इन्वर्टर लगा होता है, याद रखेंगे मित्र, वहाँ पे इन्वर्टर लगा होता है। आप इन्वर्टर से जो स्टोर होता है बैटरी में, उसको एसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर पंखा वगैरह, कूलर वगैरह चलाते हैं। विद्युत धारा के प्रभाव। अब देखिए विद्युत धारा के प्रभाव की बात करें तो ऊष्मीय प्रभाव पहले बात कर लेते हैं मित्र। अब आप बताओ, जैसे देखिए जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं, अगर मान लीजिए प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, तो आपका क्या होगा? आपकी बैटरी क्या होगी? गर्म हो जाएगी, मोबाइल गर्म होगा, बैटरी कम चार्ज होगा। इस प्रभाव के अनुसार जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी विद्युत धारा या फिर उस विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसकी खोज जूल ने किया था, याद रखेंगे, इस वजह से इनका करंट का भी मात्रक जूल ही होता है, याद रखेंगे मित्र। अब देखिए यहाँ पर मेन फार्मूला आपको याद रखना है, जो एच क्या है? हीट है, आई स्क्वायर आर टी। अब आई स्क्वायर आर टी वगैरह कहाँ से आया, हमने ऊपर बता रखा है मित्र। हमने बताया भैया आर इक्वल टू वी बाई आई होता है। एक ये फार्मूला हमने बताया था, और एक बताया था आई इक्वल टू क्यू अपान में टी होता है। यह फार्मूला बताया, इन्हीं दोनों से मिलाकर एक डब्ल्यू का फार्मूला बनता है, वी इक्वल टू डब्ल्यू बटे क्यू। बस इन्हीं सबसे मित्र, ये चारों तीनों जो मात्रक हैं, तीनों ना ये मूल मात्रक हैं। एक तरह से इनको याद करना बहुत कंपलसरी है, याद ही कर ले जाना है। वी इक्वल टू डब्ल्यू बटे क्यू, विभवांतर वाला, और ये प्रतिरोध वाला, ये करंट वाला। इन्हीं सबसे निकलता है यह एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो जो एच होता है इसे कहते हैं उष्मा, और जो आई होता है उसे कहते हैं धारा, और जो ओम यानी कि प्रतिरोध कहते हैं आर को, और टी फॉर टाइम। अब देखिए एच की बहुत सारे फार्मूला हमने बताया था ना, पावर में कितने आए थे फार्मूला, बहुत सारे आए थे पावर में। इसी प्रकार इसमें भी एच इक्वल टू पी टी होता है, यानी कि उष्मा जो होता है पावर गुणे समय होता है। आप खुद बताओ, आप जितना आपके पास जितना पावर है, आप कितने समय तक चल पा रहे हो, वही तो आपकी एनर्जी हो गई, वही तो आपके पास उष्मा हो गया। समझ रहे हैं ना ये चीजें? अब देखिए एक फार्मूला यहाँ से भी मिलेगा, इसको भी रट जाएंगे, एच इक्वल वी स्क्वायर टी अपान में आर, और एच इक्वल टू वी आई टी। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वी फॉर वोल्टेज और पी फॉर पावर।
देखिए पावर का यूनिट जो होता है मित्र वो क्या होता है वाट होता है, लेकिन वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है। ये बात याद रखना, कभी कंफ्यूज ना होना। पावर आप जब जाते हैं दुकान पे तो वोल्टेज नहीं मांगते हैं, आप पावर मांगते हैं। कितने पावर का है, कितने पावर की दवा है, कितने पावर का है, तो वो बताता है 100 mg का है, 500 mg की दवा है ना, 600 mg की दवा है, तो वो पावर होता है। और वोल्टेज का मतलब हो गया मतलब जो चीजें हमारी V इक्वल टू डब्ल्यू बटे क्यू, यह चीजें होती हैं। और वोल्टेज पावर का मतलब होता है कि जो चीजें हमारे पास एनर्जी के रूप में पहले से स्टोर है। बोलते हैं ना कितना पावर है, देख लेंगे तुम्हारा पावर। तो पावर का मतलब क्या वो देखना चाहता है आपसे कि आप एग्जाम में कितना अच्छा कर पाओगे आगे, कितना पढ़े हो, आपका पावर देख लेंगे, वो कितना पढ़ा है उसका पावर देख लेंगे रिजल्ट आने के बाद, यह पावर होता है। ठीक है ना, पावर यह समझ लेना। इसकी खोज जूल ने की थी भैया, इसलिए इसे जूल के प्रभाव भी कहते हैं। और एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट यानी बीटीयू आपने पढ़ा होगा, बीटीयू का फुल फॉर्म भी एक एग्जाम में पूछ लिया था आपका, जो डीएलएड है ना, डीएलएड में पूछा था। और आपका केवीएस में पूछ लिया था, इस तरह पूछता है। तो डीएलएड का बेस पूरा ही पूरा अदर शिक्षक जगत में होता है मित्र, तो याद रखेंगे बीटीयू का फुल फॉर्म होगा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये चीजें याद रखेंगे, हमने कल भी बताया था। 1 किलो वाट, 1 किलोवाट पर हावर बराबर क्या होता है मित्र, 36 गुणे 10 के पावर 5। अब कहेंगे सर आपने तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 बताया था। बिल्कुल भैया वही तो है, चाहे 36 गुणे 5 लिखिए, चाहे 3.6 गुणे 10 के पावर 5 लिखिएगा मित्र, बात तो सेम ही है भाई। चलिए आगे चलते हैं। 1 हार्स पावर बराबर बता दीजिए कितना वाट होता है, सभी लोग बताइए फटाफट। तो 746 वाट होता है मित्र, 746 वाट होता है, सीओ मेरे शेर, याद रखेंगे मित्र। उष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण, देखिए विद्युत प्रेस भैया, उष्मा के कारण आप कपड़े प्रेस कर पाते हैं मित्र। देखते थे पहले क्या होता था, कोयले से प्रेस होता, आज भी बहुत जगह कोयले से प्रेस करते हैं। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा कपड़े पे पानी छिड़क दो तो अच्छे से इस्त्री हो जाती है। तो वह इस्त्री नहीं मूवी वाली मित्र, आज वो इस्त्री कल आएगी, यह है ना भैया। तो वह इस्त्री नहीं भैया, वैसे हमने मूवी वगैरह बहुत कम देखते हैं क्योंकि समय बहुत कम मिलता है। विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर और बल्ब। बल्ब भी हीट पे डिपेंड करता है। बल्ब क्या काम करता है मित्र, यह विद्युत एनर्जी को पहले प्रकाश एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद एनर्जी। अब मतलब यह नहीं बोलेंगे डायरेक्ट वो हीट करने लगा, नहीं, पहले तो भैया प्रकाश करेगा तब ना धीरे धीरे हीट होगा। तो विद्युत बल्ब जो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को पहले प्रकाश एनर्जी में, फिर हीट ऊर्जा में, यानी कि फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हीटर जो होता है मित्र, हीटर में नाइक्रोम के तार लगे होते हैं, यह बात याद रखना। और बल्ब में मित्र आर्गन होता है, आर्गन होता है जो उसका एक तरह से जो अंदर टंगस्टन का एक तरह से इसमें जो उसका वायर लगा होता है ना, टंगस्टन का होता है, जो कि बार बार छूट जाता है। लेकिन अब टंगस्टन का नहीं, अब तो हमारा एलईडी बल्ब आने लगा। उसमें सिर्फ वाष्प, सोडियम का वाष्प यूज होता है और कुछ नहीं, है ना, नियान सोडियम इस सब के वाष्प यूज होते हैं। इस वजह से कम हीट भी होता है वो। और विद्युत प्रेस मित्र आपको पता है, विद्युत प्रेस में इसमें अगर ज़्यादा होता है ना, एक परमानेंट प्रेस आता है, एक बहुत चाइनीज़ प्रेस होता है। चाइनीज़ प्रेस बहुत भारी होता है लेकिन वर्क बहुत कम करता है। जो हल्का वाला जो होता है, जो देसी हम लोग के यहाँ बनता है, वैसे तो बनता तो बहुत पार्ट हम लोग के यहाँ भी है, तो वहाँ से जो प्रेस हम लोग हल्का वाला होता है वो बहुत अच्छा प्रेस करता है मित्र, है ना। तो यह आपके तीनों के तीनों उष्मा प्रभाव के एक तरह से एग्जाम्पल हैं। विद्युत प्रेस हो गया, हीटर हो गया, बल्ब हो गया, जो अमूमन हम लोग घर में देखते हैं, कमर्शियल के रूप में यूज करते हैं। विद्युत प्रेस देख सकते हैं भाई, इसका इमेज देख सकते हैं मित्र, यहाँ पर देख रहे हैं ना। ये पूरा का पूरा मित्र जो होता है ना यहाँ पर, ये पूरा का पूरा ही ऐसा पार्ट बनाया जाता है कि यह हीट जनरेट करे मित्र, है ना। एक कॉइल होते हैं, ये कॉइल ऐसे आयरन का लगा, मतलब नाइक्रोम का वायर लगा होता है, इस प्रकार से नाइक्रोम का वायर लगा होता है हीट के लिए, ये हीट हो जाए, और हीट हो तो आसानी से हम लोग कपड़े प्रेस कर सके मित्र, है ना। आगे देखिए, इसमें अभ्रक की एक प्लेट होती है जो उष्मा की सुचालक किंतु विद्युत की कुचालक होती है। अभ्रक, अभ्रक उष्मा की सुचालक होती है लेकिन किंतु विद्युत का कुचालक होता है। अभ्रक वाला जो मिट्टी वाली आती है ना, उसकी बात कर रहा है मित्र। जिस पर नाइक्रोम यानी कि निकल और क्रोमियम, नाइक्रोम जो मिलके बनता है, किस किस मेटल से मिलके बनता है नाइक्रोम का तार, निकिल और क्रोमियम से मिलके बनता है, इस बात को भी याद रखेंगे। नाइक्रोम की एक कुंडली होती है, अभी हमने बताया, इसमें एक कुंडली होती है, इसमें एक कुंडली होती है मित्र, यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक कुंडली होती है, इस प्रकार से लगी हुई थी, ऐसे कुंडली लगा होता है, जो नाइक्रोम का होता है। एक कुंडली होती है, जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना, तो यह गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद हमारा कपड़ा चमचमा के एकदम प्रेस हो जाता है, इस क्रीच क्रीच बोलते हैं ना, क्रीच बैठ गया। तो अब तो बहुत कम लोग देखते हैं क्रीच वगैरह वाला कपड़े पहनते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल होते हैं थोड़ा सा ना, जैसे कि हमारे यहाँ अगर देखें भैया वगैरह पहनते हैं, जो बैंक वगैरह में जो अच्छे से ऑफिशियल, जैसे टीचर वगैरह आप कभी बन जाओगे ना, तो बिल्कुल बिल्कुल चढ़ा के जाओगे कपड़े, एकदम क्रीच-व्रीच बैठा के जाओगे, ठीक है ना? तो भैया फर्स्ट टाइम होता है तो लोग बहुत अच्छे से इसको डील करते हैं। वो तो हमसे पूछो, हम कितना जानते हैं। नाइक्रोम की प्रतिरोधकता और गलनांक उच्च होता है भाई। नाइक्रोम क्यों यूज़ करते हैं? आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा ना, क्योंकि नाइक्रोम का जो प्रतिरोधकता होता है मित्र, प्रतिरोधकता और गलनांक मतलब गलने की क्षमता जो होती है बहुत उच्च होता है। जैसे बल्ब बोले, बल्ब में हम लोग जैसे फ्यूज़ तार हो गया, फ्यूज़ तार में मित्र, फ्यूज़ तार किसका बना होता है? क्यों फ्यूज़ तार की
क्वालिटी क्या होती है जो जल्दी गल जाता है। फ्यूज़ तार का मतलब मित्र क्या हो गया, घर के अप्लायंसेस को सुरक्षा प्रदान करना। जैसे बहुत तेज़ करंट आ गया, तो फ्यूज़ तार में जो वायर लगा होता है, एल्युमिनियम का वायर लगा होता है। उसमें क्या होता है मित्र, जो आपका एल्युमिनियम का वायर होता है ना, उसकी एक क्वालिटी होती है, ख़ास करके जो फ्यूज़ तार बनाया जाता है ना, वो ये सोच के बनाया जाता है, उसके गलनांक बहुत कम रखेंगे और प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा रखेंगे, जिससे कि करंट बहुत कम पास होगा। और जितना भी करंट तो बहुत ज़्यादा होता है भाई, हॉर्स पावर आता है, तो उसको कम कर देता है फ्यूज़ तार, उसको कम करता है। और गलनांक क्या करता है मित्र, गलनांक इसका बहुत कम होता है। जो प्रतिरोधकता होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से करंट कम फ्लो करे, मतलब जितना चाहे बस उतना ही आए। इसके बाद जो गलनांक होता है बहुत कम होता है, इस वजह से वो तुरंत का तुरंत लाइट तेज़ ही पिघल जाता है, जिससे कि वहीं से कट हो जाता है और हमारे घर के जो अप्लायंसेस होते हैं वो सारे के सारे सुरक्षित बचे रहते हैं, जिससे कि हम आगे बहुत कम खर्चा भैया, यह फ्यूज़ तार अमूमन देखिए ₹50 से स्टार्टिंग हो जाता है, अच्छा वाला ₹50 से स्टार्टिंग होता है, 150 200 तक जाता है। लेकिन अप्लायंसेस एक बार पंखा बिगड़ा तो 500 गया, 600 गया, 12,000 मतलब कि 1200 गया, 1300 गया, अब तो पंखा ऐसे आते हैं। एसी बिगड़ा तो गया 60-70 हज़ार, है ना? समझ रहे हैं? तो इससे अच्छा है भैया ₹200 का हम फ्यूज़ फिर से लगा लेंगे, है ना? तो अच्छा वाला फ्यूज़ तार लगाया करिए आप लोग घर में अपने, देख लीजिए। अब देखिए हीटर है, अभी हमने देखा था ऊपर प्रेस, अब हीटर है। हीटर में भी नाइक्रोम के इस तरह से तार होते हैं। पहले क्या होता था, हीटर वगैरह लोग यूज़ करते थे। अभी भी बहुत सारे यूज़ होते हैं। अब तो हीटर की जगह कह लीजिए कि इंडक्शन चूल्हा आ गया है, लोग उसको यूज़ करते हैं। हीटर का बहुत कम ही काम रह गया है। भुट्टा-वुट्टा बूझने में लोग पहले यूज़ करते थे। तो ये कट कभी-कभी हमारे घर में यूज़ होता था, बहुत पहले। तो इसमें क्या होता था, जब तार कट जाता था मित्र, तो इसको हम लोग जोड़ते थे, हाथ से हम जोड़ते थे। थोड़ा-सा बहुत ही पहले से हमारा यह एक तरह से मानसिकता हमारा बहुत पहले से है कि घर में कुछ चीज़ें खराब हो जाती हैं तो वो लेकर बैठ जाते हैं, तभी तो इंजीनियरिंग कर ली है। और बहुत पछतावा होता है ना? चलिए कोई पछतावा नहीं चाहिए, होना चाहिए। देखिए मित्र, ये क्या है, हमारा नाइक्रोम का वायर है। ये पूरा का पूरा नाइक्रोम का वायर है, आपको यहाँ पे खोल के दिखा दिया गया है। नाइक्रोम का एक क्वालिटी होता है मित्र, याद रखेंगे, नाइक्रोम जो है निकिल और क्रोमियम से पहली बात है मिल के बनता है। और ये नाइक्रोम जो होता है मित्र ना, इसकी गलनांक जो होती है ना बहुत उच्च होता है, बहुत उच्च होता है। इस वजह से इसको हम लोग लगाते हैं हीट में, है ना? याद रखेंगे। अब देखिए इसमें भी चीनी मिट्टी होता है, सभी लोग जानते हैं। चीनी मिट्टी में क्या होता है, फँसा कर इसको लगाया गया होता है। और ये नाइक्रोम और क्रोमियम से, मतलब निकिल और क्रोमियम से मिलके बनता है। बल्ब, एक बल्ब पढ़ते हैं हीट भाई। देखिए बल्ब बहुत अच्छे से पढ़िएगा मित्र, यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। इसमें काँच का एक बर्तन होता है। भैया काँच क्यों काँच ही होता है बताओ तो? क्योंकि काँच का जो गलनांक होता है मतलब 2200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, समझ रहे हैं ना? अब अगर ब काँच की कोई भी वस्तु अगर हमको बनाना हुआ, तो काँच की कोई वस्तु बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ब बहुत ज़्यादा हाई करंट, मतलब एक तरह से उसको, मतलब बहुत ज़्यादा हाई करंट चाहिए होता है। फिर उसको बनाने के बाद, पिघलाने के बाद मित्र उसको क्या करते हैं, धीरे-धीरे ठंडा करते हैं। एक बैग ठंडा करेंगे तो फूट जाएगा, समझ रहे हैं ना? इस तरह से। इसमें काँच का एक बर्तन होता है, जिसमें टंगस्टन धातु, यानी टंगस्टन को डब्ल्यू से दिखाते हैं मित्र, ये बात भी याद रखना। पीरियोडिक टेबल हम बहुत जल्द पढ़ाएँगे। एक वीडियो में पीरियोडिक टेबल पढ़ा देंगे केमिस्ट्री का। पूरा का पूरा करीब 27-28 पेज हैं, हम पढ़ा देंगे। एक वीडियो में मात्र, ठीक है ना? इसमें काँच का एक बर्तन होता है जिसमें टंगस्टन धातु डब्लू का बना होता है। ये फिलामेंट जो होता है उसका अंदर का, वह डब्लू का बना होता है। इस तंतु का गलनांक एवं प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक उच्च होता है। भैया आपने बताया तो प्रतिरोध भी उच्च होता है। प्रतिरोध उच्च होने का मतलब अब पता है, पहले का बल्ब क्या होता था, बहुत ज़्यादा हीट करता था, बहुत ज़्यादा हीट करता था, लेकिन प्रकाश बहुत कम देता था और देखते थे कि भैया 1 महीने हुआ फ्यूज़ हो गया, लो। लेकिन अब का एलईडी क्या है, एलईडी चलाओ 1 साल, 2 साल। हमारे यहाँ तो हम जो जिस स्टूडियो में पढ़ाते हैं, उसमें कम से कम ये तो एलईडी लगा है 50 वाट का, 50 वाट का एलईडी लगा है। इसमें से बहुत ज़्यादा उजाला रहता है, आप लोग देखते होंगे बोर्ड पे, है ना? थोड़ा-सा आप लोग अगर मेहनत कर दें, शेयर कर दें, तो हमारी भी एक तरह से डिजिटल बोर्ड लग जाएगा। फिर आप लोग बहुत अच्छे से डिजिटल बोर्ड पे पढ़ोगे। लेकिन आप लोग कहाँ शेयर करने वाले हो? कहाँ गरीब पे दया करोगे भाई? चलिए खैर वो तो अलग बात है। आप लोग बस पढ़ें दें, मन लगा के पढ़ें, बस यही हमारे लिए खुशी है मित्र। परंतु यह उच्च तापमान पर ऑक्सीकृत हो जाता है। इसलिए पहले बल्ब में निर्वात रखा जाता था, परंतु निर्वात में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा नहीं हो पाने के कारण टंगस्टन पिघलकर वाष्पीकृत हो जाता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए आजकल बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन का यूज होता है। याद रखेंगे बल्ब में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन और आर्गन यूज होता है मित्र। नियान जो होता है मित्र, वह वायुयान के टायर में यूज होता है, ये चीज भी याद रखेंगे। गोताखोर जो होते हैं मित्र, हीलियम के साथ ऑक्सीजन का यूज करते हैं, हीलियम के साथ ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। ये सब सारी बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए मित्र, ये बल्ब है, बल्ब के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। यह फिलामेंट है, जो टंगस्टन की धातु का बना होता है, यह पूरा का पूरा अंदर। यह मित्र आपका कंडक्टिव वायर्स होते हैं, जो थोड़ा-सा यही टूट जाते हैं। यहीं से टूटता है तो हम कहते हैं भैया फ्यूज़ हो गया। ये मित्र सपोर्ट वायर्स हैं, ये सपोर्टिव वायर्स हैं जो कि टूट जाते हैं तो कहते हैं भैया फ्यूज़ हो गया। इन तीनों में से कोई एक टूट जाता है। ये इंसुलेटेड गैस है मित्र, जो कि यहाँ पे कंप्रेस करके गैस भरा गया है ना? यह इनर्ट गैसेज़ हैं, जो अंदर जब भरा हुआ है, नियान है, चाहे नाइट्रोजन है, चाहे आर्गन है, इन दोनों में से कोई एक है। आगे चलते हैं मित्र, यहाँ पे देख सकते हैं मित्र, ये आपका टोपी है, जो कि एल्युमिनियम का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक देख लीजिए मित्र, कितना ज़्यादा होता है, समझ सकते हैं आप। इस वजह से टंगस्टन बना है, टंगस्टन का रखा जाता है। ये चीज़ याद रखेंगे मित्र, इतना ज़्यादा गलनांक होता है, बहुत ज़्यादा होता है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों नहीं कॉपर लगा देते अंदर हम? क्यों नहीं कॉपर लगा देते? क्यों नहीं
हम लोग स्टील लगा देते, क्योंकि भैया स्टील लगाएंगे ना तो बल्ब जलेगा ही नहीं, तुरंत का तुरंत गल के 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा बल्ब, तुरंत का तुरंत फ्यूज हो जाएगा। इसको क्या है, अब काफी दिन तक, काफी देर तक चल भी सकता है। चुंबकीय प्रभाव देखिए मित्र, अब यहाँ से चुंबकीय प्रभाव स्टार्ट करते हैं फटाफट। विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, इस विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। इसकी खोज किसने किया था? ओस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था। सबसे पहले ये याद रखेंगे, सबसे पहले क्या याद रखना है? एच.सी. ओस्टेड। एस.टी. ओस्टेड ने मित्र किसका किसका खोज किया था? चुंबकीय प्रभाव का, मैग्नेट का खोज किया था। आगे सब कुछ पढ़ाएंगे, घबराना नहीं है। चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण बहुत सारे हैं मित्र, आपको पता है? गैल्वेनोमीटर, ये क्या काम करता है? करंट, सर्किट को मेजर करता है। मतलब सर्किट में करंट जा रहा है, कितना ज्यादा चुंबकीय प्रभाव करंट जा रहा है उसको मेजर करता है। अमीटर मित्र आपको पता है करंट को मेजर करता है, यह भी करंट को, गैल्वेनोमीटर भी करंट को, और अमीटर भी करंट को। वोल्ट मीटर वोल्टेज को। विद्युत घंटी, विद्युत घंटी मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिक बेल होता है मित्र ये। पंखा, आपको पता है पंखे में क्या आ जाता है मित्र? आपने सीधे स्विच ऑन किया, करंट गया सीधे, और पंखा रोटेट हो गया। पंखा रोटेट क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ फ्लक्स कटा, और उसमें होता है ना, जैसे कि हम लोग बचपन में खेलते थे, जो चुंबक होता था मित्र, एक एन पोल होता था, यहाँ पे एन पोल होता था, एक एस पोल होता था। अब इधर ही अगर एन पोल लगा देंगे, एन पोल इधर इधर होगा तो आकर्षित हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों पोल अलग अलग मतलब विपरीत पोल होंगे तो वो आकर्षित करेगा। अगर समान पोल होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसी प्रकार से पंखे में भी अरेंजमेंट होता है मित्र, एक तरफ दोनों तरफ एस एस पोल हो जाते हैं, तो यह वाला फैन इस फैन को दौड़ाता है तो फैन चलता रहता है, ऐसे 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 घूमता है, घूमने लगता है। तो याद रखेंगे मित्र ना। अच्छा, किसके पास दिमाग है कौन बताएगा? फैन राइट से लेफ्ट घूमता है या फिर लेफ्ट से राइट घूमता है? बिना सोचे, बिना ऊपर देखे, अब पंखे ऊपर मत देखने लगना कि कैसे कैसे घूमता है। एक बार हमने पंखा सेट किया था, थोड़ा उल्टा घूमने लगा था, ऊपर की तरफ हवा जा रहा था। अगर उल्टा घूमेगा मित्र ना, तो वो पंखा का हवा जो ऊपर जाने लगता है, तो ऐसा होता है, हमारे साथ हमेशा हो जाता है। फिर हम उसे एक बार चलाकर चेक करते हैं कि उल्टा नहीं लगा दिए ना, तो होता है ऐसा। तो बताएंगे आप। देखिए मोटर, मोटर किसको किस में कन्वर्ट करता है भाई? मोटर क्या काम करता है मित्र पता है? इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल करंट सॉरी इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है मित्र, याद है? इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसी प्रकार से एक जनरेटर होता है, जनरेटर में आर्मेचर लगा होता है। आर्मेचर का काम होता है कि भैया वो मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तभी जाके घर में जनरेटर चलाने के बाद पेट्रोल डीजल डालने के बाद तुरंत लाइट जल जाती है ना? याद रखेंगे मित्र। रासायनिक प्रभाव क्या होता है मित्र? अम्लीय विलयनों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयवों में विभाजित हो जाता है। यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है मित्र। ये चीज देख सकते हैं आप, है ना? चलिए आगे चलते हैं। ये पूरा का पूरा फिगर आपको मिल जाएगा, घबराइए मत। पूरा का पूरा पीडीएफ में मिलेगा। बस जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको हम बताते चल रहे हैं, और सारी चीजें तो बता रहे हैं, एक भी चीज कहाँ छोड़ रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। इसकी खोज माइकल फैराडे ने किया था। किसकी खोज माइकल फैराडे ने किया था भाई? बताइए मित्र, किसका? रासायनिक प्रभाव का। याद रखेंगे मित्र, इसका खोज कौन किया था? माइकल फैराडे ने किया था। वैसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह कैसे होता है भैया? धन आयन एवं ऋण आयन के कारण होता है मित्र। याद रखेंगे, हमने बताया था भाई, धन आयन ऋण आयन, जैसे लड़का लड़की रहेंगे तभी तो फैमिली आगे बढ़ेगी, और अगर लड़का लड़की में से कोई एक भी नहीं रहा तो कहाँ फैमिली आगे बढ़ेगी? हमारा संसार ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी प्रकार से करंट को बढ़ाने के लिए ऋणायन और धनायन दोनों आवश्यक हैं। तापमान बढ़ने पर विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध घटता है तथा चालकता बढ़ती है, ये बात याद रखना है। जिस बर्तन में विद्युत अपघटन की क्रिया होती है उसे विद्युत अपघटनी सेल सेल कहते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रिक सेल के नाम से या फिर वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। फैराडे, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। फैराडे, फैराडे अपने सभी ने सुना होगा। विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान अपघट्य से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, यानी आई इक्वल टू क्यू अपान में टी। बचपन में पढ़े थे, बचपन में याद करो, बचपन में आई इक्वल टू क्यू अपान टी, सेम वही चीज है। अब यहाँ पे देखना है मित्र, यहाँ पर देखना है, जो चीजें बता रहे हैं सिर्फ उसको देखिए। किसी धातु का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उस धातु के अपघट्य से 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित करने पर कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान होता है। इसका एसआई मात्रक जो होता है मित्र, कूलाम होता है। कूलाम होता है, याद रखेंगे मित्र, कूलाम होता है एसआई मात्रक। फैराडे, 1 फैराड बराबर जो होता है मित्र, ये पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है मित्र। यह मत समझिएगा कि आप मित्र केवल और केवल डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं, यह दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। आपको इतना अच्छा कंटेंट्स दिया जा रहा है मित्र, आप कहीं भी सर्वाइव करने के लिए बहुत पर्याप्त हो। किसी से कुछ भी पूछ सकते हो। आपको इससे ज़्यादा कभी भी फिजिक्स नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। जो 3 टॉपिक हम दे दिए, प्रकाश खत्म कर दिया हमने। एक तरह से आप देखेंगे तो हमने प्रकाश खत्म करने के बाद तदोपरांत मित्र, मतलब इसके पहले, प्रकाश खत्म करने के पहले पहले हमने क्या साउंड खत्म किया था। साउंड जो बच्चा नहीं देखा है मित्र, देख लेगा प्लीज़, बहुत मज़ा आ जाएगा। साउंड खत्म किया, प्रकाश खत्म किया, इसके बाद हम विद्युत पे हैं। ये तीनों चैप्टर अपने आप में लाजवाब हैं, लाजवाब मित्र, बहुत बड़े, बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही फिजिक्स के 3 ही चैप्टर बस आते हैं। 3 चैप्टर मतलब कि समझ रहे, पूरा फिजिक्स खत्म। इसी तीनों में पूरा फिजिक्स सिमट जाता है। पूरा फिजिक्स इसी तीनों चैप्टर से आता है, चाहे जिस भी एग्जाम में ले लीजिए। बस आप इसको रिवीजन करते रहिए। ये आवेश का प्रवाह
आवेश सॉरी यह आवेश यहाँ देख पा रहे हैं, यह आवेश की वह मात्रा है जो किसी धातु के अपघट्य से प्रवाहित होने पर उस धातु के ग्राम रासायनिक तुल्यांक के बराबर द्रव्यमान कैथोड पर जमा होता है। मित्र आगे चलते हैं। रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण। देखिए सेल होता है भैया, रासायनिक प्रभाव पर आधारित होता है। इसमें जो सेल होता है मित्र किसका बना होता है, इसमें H2SO4 होता है, H2SO4 होता है मित्र, सल्फ्यूरिक एसिड इसे बोलते हैं। विद्युत लेपन होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं मित्र, जानते हैं ना, जो लोहे का आयरन हो गया उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा देते हैं। करंट दिए और जो आपका एल्युमिनियम पिघलाकर उसके ऊपर चढ़ा दिए, जिससे कि उसका जो जीवन काल है बढ़ जाता है मित्र। धातु निष्कर्षण मित्र, धातु अलग करने के लिए, मतलब कि धातु में मान लीजिए जैसे गेहूं में से किरकिरी आप निकालते हैं ना, कंकड़ निकालते हैं, उसी प्रकार से धातुओं से बहुत सारी चीजें एक तरह से अपद्रव्य के रूप में मिली होती है, उसको निकाला जाता है। विद्युत मुद्रण प्रिंटिंग होता है मित्र, विद्युत मुद्रण होता है प्रिंटिंग, जैसे पता है आपको, जो एल्युमिनियम में छेद कर दिया जाता है और बहुत सारी जगह ऐसे होल कर दिया जाता है, मतलब एक तरह से उसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग विद्युत मुद्रण उसे बोलते हैं। सेल की ध्रुवता ज्ञात करने में, सेल की ध्रुवता भी ज्ञात करने में इसका यूज करते हैं। विद्युत लेपन क्या होता है भैया, हमने बताया, देख लीजिए एक बार पढ़ लीजिए। वही चीज है, जिस धातु की परत चढ़ानी होती है उसका एनोड प्लस लेते हैं तथा जिस पर चढ़ाना होता है उसका कैथोड माइनस लेते हैं। कैथोड मतलब माइनस वही लेते हैं। फिर इस धातु का विद्युत अपघट्य भी लेते हैं। जब अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो अपघट्य से धातु कैथोड में तथा एनोड से धातु अपघट्य में प्रवेश करता है। इस प्रकार अपघट्य का सांद्रण नहीं बदलता है, जबकि धातु कैथोड पर जमा हो जाता है तथा एनोड धीरे धीरे पतला हो जाता है। मित्र हमने पढ़ा रखा है मित्र, ऊपर अभी बताया, देखिए इस प्रकार से संरचना है, आप इसे पा सकते हैं। गैस आयनीकरण क्या होता है मित्र, गैस आयनीकरण पढ़ लीजिए। किसी विसर्जन नलिका में भरी विशेष गैस में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गैस का आयनीकरण हो जाता है, इसे विद्युत धारा का गैस आयनीकरण कहते हैं। मित्र बहुत अच्छा है मित्र, आगे देख लेते हैं। देखिए वैद्युत धारा के किरण प्रभाव का उपयोग एक्सरे पैदा करने के लिए किया जाता है। एक्सरेज एक प्रकार का, एक तरह से प्रकाशिक किरण है मित्र, याद रखेंगे, है ना, चुंबकीय किरण के अंतर्गत आ जाता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं मित्र, एक उच्चई होता है, एक उपचयी होता है। अपचयी उच्चयी आपने बताया भैया, ये केवल उच्चयी अपचयी करने के लिए होता है, मतलब स्टेप अप स्टेप डाउन, स्टेप अप स्टेप डाउन, ये चीज याद रखेंगे। ये देखिए आपका क्या है, उच्चयी ट्रांसफार्मर है। कैसा है, उच्चयी ट्रांसफार्मर। एक मिनट मित्र रुकिएगा, एक मिनट, छींक कभी भी आ जाती है ना, थोड़ा सा रोक कर छींकना पड़ा है बस, और कुछ नहीं। मित्र उच्चयी ट्रांसफार्मर तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मतलब कि करंट को बढ़ा देना, प्राइमरी सेल द्वितीयक सेल। मित्र हम आपको बता देते हैं, जो प्राइमरी सेल होता है इसमें जो एक कॉइल लगा होता है ना, इसकी संख्या कम होती है और इसका लगभग डबल, प्राइमरी सेल का लगभग डबल जो कॉइल होता है यहाँ पर लगा होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 100 वोल्टेज करंट आ रहा है 10 एम्पियर का, यहाँ पर देख रहे हैं 2.5 एम्पियर मिला हमें 400 वोल्टेज पर। मित्र समझ रहे हैं ना, ये क्या कर रहा है, वोल्टेज को लो कर दिया, और करंट को हाई कर दिया। यहाँ पर करंट देख रहे हैं हाई है और वोल्टेज लो है, और यहाँ पे टर्निंग जो है लॉस्ट टर्न, मतलब लेस टर्न है। यहाँ पर आप याद रखेंगे मित्र, उच्चई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, उच्चई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी 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 कुंडली में जो टर्निंग होता है, मतलब कि जो टर्न होता है, यह लेस होता है, यह कम होता है सेकेंडरी से। देख रहे हैं सेकेंडरी में ज्यादा है, टर्न जो है ना ज्यादा है। और यहाँ बात करेंगे तो वोल्टेज लो होता है, इसमें देखिए थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा है ना मित्र, यहाँ पर 10 एम्पियर है, यहाँ पे एम्पियर थोड़ा घटा है। इस तरह से याद रखेंगे, यहाँ पर ज्यादा ऊंचाई ट्रांसफर, मतलब यहाँ पे कम करंट आते हैं, ज्यादा करंट आते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊंचाई करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं। इस तरह याद रखना मित्र, कम करंट को बढ़ाना है तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अगर ज्यादा करंट को घटाना है तो वहां पर अपचयी ट्रांसफार्मर। मित्र याद रखना, इसको पढ़ लीजिए। यह लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में बदलता है, यही तो हमने बताया भैया, एसी वोल्टेज कम आया तो उसको हाई में बदल दिया, तो हाई वोल्टेज मिला हमको, हाई करंट मिला, बदलता है। इसमें प्राथमिक फेरों की संख्या की तुलना में द्वितीयक फेरों की संख्या अधिक होती है, यही तो बताया भैया, प्राथमिक में फेरों की संख्या कम होती है, द्वितीयक में अधिक होती है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 1 से अधिक होता है। ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात का मतलब कि मित्र, इस जगह से दूसरे, मतलब एक फेरे से दूसरे फेरे पे करंट जाता है, जो उसका अगर अनुपात निकालेंगे तो 1 से अधिक आता है। जब वोल्टेज का मान बढ़ता है तो करंट कम हो जाता है। यहाँ पर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट कम होगा, ये चीज याद रखना है यहाँ पर, किसमें, केवल ऊंचाई में। ट्रांसफार्मर की शक्ति को किलो वाट में व्यक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है, जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर स्व पीरियड के सिद्धांत पर कार्य करता है। मित्र याद रखना, यह फार्मूला है, मतलब फेरों की संख्या बटे प्राइमरी में सेकेंडरी, यस का मतलब कि सेकेंडरी, सेकेंडरी फेरों की संख्या बटे प्राइमरी की फेरों की संख्या, फिर सेकेंडरी वोल्टेज बटे प्राइमरी वोल्टेज। सेकेंडरी देखिए यहाँ पर उल्टा दिया है कि नहीं, आप देख सकते हैं, जो एन एस है अपन में एनपी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि बराबर है वीएस के और वीपी के। लेकिन अभी तो हमने पढ़ा कि वोल्टेज जैसे बढ़ाएंगे वैसे करंट घटेगा, यानी कि करंट उल्टा हो जाएगा। वोल्टेज सेकेंडरी में ज्यादा तो यहाँ पे करंट करंट क्या होगा, करंट ज्यादा हो जाएगा, मतलब वोल्टेज अगर ज्यादा करेंगे सेकेंडरी में तो हमको करंट जो है मित्र कम मिलेगा, अगर वोल्टेज ज्यादा करेंगे प्राइमरी में तो यहाँ पर करंट हमको कम मिलेगा। ये चीज याद रखना है मित्र, है ना। चलिए परिणाम मित्र,
यहाँ पे परिणाम मित्र क्या होता है, ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है जो वोल्टेज को निम्न स्तर से उच्च स्तर या उच्च स्तर से निम्न स्तर पर परिवर्तित करने में चयी करता है। ये एसी पर कार्य करता है मित्र, डीसी पर नहीं कार्य करता है। ट्रांसफार्मर, ये बात याद रखना है। या फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये बात भी याद रखना है। यह शक्ति तथा आवृत्ति को नहीं बदलता है मित्र, ये बात भी याद रखना है। अगर डीसी सप्लाई दी जाए तो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग जल जाएगी मित्र, याद रखना है। डीसी दें तो जल जाएगा बाइंडिंग। बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है 95 टू 99% होता है। ये चीज़ याद रखेंगे। ट्रांसफार्मर की दक्षता का रेटिंग होता है केवीए, मतलब किलो वोल्ट एम्पियर होता है मित्र, इससे वेट करते हैं जो अच्छी दक्षता वाला ट्रांसफार्मर होता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दोनों युक्ति स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण पर कार्य करते हैं मित्र, याद रखना है। स्वप्रेरण मतलब अपने से, अन्योन प्रेरण मतलब किसी के दूसरे के सहायता से, है ना। ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार सिलिकॉन इस्पात का बना होता है मित्र, पूछा जाता है, जिसकी चुंबकीयशीलता उच्च होती है, जिसके कारण भंवर धारा व हिस्टैरिसीस क्षति कम होती है। हिस्टैरिसीस का मतलब कि जैसे कि करंट कभी का करके मतलब क्या हो जाते हैं कि हिस्टैरिसीस क्षति करने लगते हैं, मतलब कि कम ज़्यादा करंट आ भी रहा है घर में तो हमें कम, मतलब इधर वोल्टेज कम उठता है। तो यह भंवर धारा के कारण होता है। जैसे भंवर धारा का मतलब जैसे कि हमारे ट्रांसफार्मर है, उसमें जो लिपटा होता है मित्र कॉपर का वायर, ज़्यादा लिपटा है तो मतलब कि भंवर धारा ज़्यादा है। इस तरह से समझ लीजिए। ट्रांसफार्मर की कुंडली यानी कि वाइंडिंग जो होता है कॉपर की बनी हुई थी, सब जानते हैं मित्र। अब आप चाहिए कल पढ़ेंगे। बहुत हो गया, मुँह दुखने लगा। मित्र 2 दिन और लगेंगे लग रहा है मुझे, है ना? क्योंकि हमने 20 पेज कवर कर लिया। 40 पेज हैं मित्र पूरे के पूरे। चलिए कोई बात नहीं, आप यहाँ तक रिवाइज़ करिएगा। 1 घंटे पर्याप्त है, लगभग 45 मिनट है, तो पर्याप्त है। इतना आप रिवाइज़ करिएगा। 4 पार्ट आएँगे, चारों पार्ट को आप धीरे-धीरे देख जाइए। नमस्कार, थैंक यू। आगे मिलते हैं। मित्र जिनका सेकंड सेमेस्टर का मैथ का रिवीजन करना है वो मिलेंगे 3 बजे, और जो यूपी टेट, डीएलएड और सुपर टेट के लिए मैथ कराया जा रहा है वो 5 बजे आज आएगा, पक्का आएगा आज। आयु पे, आयु वाला जो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप यूपी टेट के सारे क्लास रिवीजन करते रहिए, जो प्लेलिस्ट में कंप्लीट करा दिया गया है। धन्यवाद।